बना दो, वही अच्छा रहेगा। बना दिया, चलो रिकॉर्डिंग भी होगा, चलो स्क्रीन शेयर कर दो। तो स्टार्ट करूं? करो Let करो me करो। start now. What is meant by लेट्स account? So welcome to all guys in my presentation today. So I present management accounting. Firstly, I present introduction. Mute all कर दूं क्या यार? सब म्यूट ऑल कर दो, नहीं तो मैं करना पड़ेगा। मानसी वो नीचे मिंत्रा का ऐड आ रहा है, उसको एग्जिट कर दो। क्या कभी परेशान हो गई। इंट्रोडक्शन अभी मैंने एक ऑर्डर भी कर चुकी हूँ उससे, फिर भी वो बार बार एक दे रहे। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्टली ओके व्हाट इज मीन। अरे सब चुप हो जाओ यार, डिस्टर्ब हो रहे हैं। खा सकते हो माइक बंद करके। What is meant by accounts? The accounting process includes summarizing, analyzing, reporting these transactions to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. तो मैं बताना चाहूंगी 2 मिनट। देखो, सबसे पहले ये बोल रहा है कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट का मतलब में जो मतलब प्रोसेस होती है, एक सबसे पहले आता है समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आता है, फिर आता है ट्रांजैक्शन, फिर ओवरराइड टू एजेंसी, फिर रेगुलेटर्स एंड टैक्स कलेक्शन। तो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाई थी। पहले समराइजिंग, एनालाइजिंग, फिर रिपोर्टिंग, फिर ट्रांजैक्शन, फिर आता है रेगुलेटर्स। तो मैं आपको ये सब समझाना चाहूंगी। सबसे पहले समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? डेफिनेशन: a financial or accounting summary sums up a company's financial activity for a specific period of time. Summarizing business transactions can help a company make future plans regarding growth, sales, and profit by looking back at what was achieved. मतलब समराइजिंग का ये काम होता है कि जो जितने भी अपन फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं अकाउंट में, उसको मैनेज करने का टाइम करता है। एक आप मतलब एक शॉर्ट टाइम में मैनेज करता है। जैसे कि एग्जांपल दी मैंने, एक कोई मैंने डील डील करी हूँ। अगर मेरी डील है, मतलब सामने वाले बंदे से मैंने डील करी हूँ कि भाई मुझे क्राउन की टीवी देना है, मतलब 10 टीवी देना है। अभी सीजन है, 2 दिन बाद मुझे टीवी ट्रांसपोर्ट में मतलब सेल होना ही चाहिए। तो अगर मैंने बंदे को दी हूँ भाई, उससे डील की हूँ और बोली हूँ कि 2 दिन बाद मेरा ट्रांसपोर्ट है वो होना ही चाहिए, पर अगर मैंने उसको नहीं दी टाइम पे, तो वो क्या करेगा? डील कैंसिल कर देगा। तो वो समराइजिंग ही है जो उसको मैनेज करने का काम करता है। फिर सेकेंड है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग होता है मैनेजरियल अकाउंट्स एनालाइज एंड रिले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। दिस इज इंक्लूड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कैपिटल बजटिंग मैट्रिक्स सच एज नेट ज्यादा जूम कर दी। Analyzing. Managerial account analyze and relay information related to capital expenditure decision. This includes the use of standard capitals budgeting metrics such as net present value and internal rate of return to assets. Decision makes on whether to embark on capital इंटेंसिव प्रोजेक्ट और पर्सन। तो एनालाइजिंग का जो होता है ये मैनेज करता है, मतलब हाँ, हाँ, एनालाइजिंग का काम क्या करता है? अपने जो पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, जो डिसीजन मतलब बनाता है, इंक्रीज स्टैंडर्ड कैपिटल बजटिंग में। हाँ, एनालाइजिंग जो अपना बजट है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर अपना बजट है सपोज 50 लाख का है,
और अगर अपन अपन ने उसको 60 लाख मतलब बजट जो है अपना, जैसे कि मेरा बजट है कोई, जैसे कि मेरा मैंने कोई प्लान करी, मेरा टीबी का बजट, टीबी क्यू, जैसे 50 लाख का मेरे को माल बुलाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, तो 50 लाख का मेरा बजट है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एनालाइजिंग। फिर आता है रिपोर्टिंग। The reporting to management is a process providing information to various levels of management so as to enable रुक जाओ, मैं तो दिखाई कि नहीं। रिपोर्टिंग। मानसी एनालाइज अपने हाँ, मतलब अपने रिपोर्टिंग खर्चे पे एनालाइज करता है ना कि कितना खर्चा बजट को, करना चाहिए, हाँ, क्या है। बजट को मेंटेन करने का काम करता है ना गाइस, सिंपल लैंग्वेज में। रिपोर्टिंग। The reporting to management is the process of providing information to various levels of management so as to enable in judging the effectiveness of their responsibility centers and becomes based। माइक इसका ऑन है, ऑफ कर लो, आवाज थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। नेहा नेहा का ऑन है शायद। Reporting. The reporting to management is the process of providing information to various levels of management so as to enable in judging the effectiveness of their responsibility centers and become base for taking corrective measures और necessary। रिपोर्टिंग का काम ये होता है, 2 मिनट वेट करना, कोई आया है वापस। हाँ भाई, क्या चाहिए? गुड्डी चाहिए। लो भाई, वेट करना 2 मिनट। वेट। मानसी का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त। बहुत मुझे बुरी है, समझ नहीं आती। मुझे ये इतना कौन सा पसंद आया। चैप्टर? हेलो, ये कौन सा चैप्टर चल रहा मैनेजरियल अकाउंटिंग, है? मैनेजरियल अकाउंटिंग, यूनिट नंबर? भैया और कुछ मैनेजमेंट चाहिए? मैनेजमेंट एक अकाउंटिंग आई खट्टा गेस ले कुछ लो। ऐसा। नहीं चाहिए यूनिट होंगे तो यूनिट ले जा लो। हाँ हाँ, यूनिट नंबर 1 है। यूनिट गाइस नंबर ये एक बात मेरे को बताना, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? ये जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बताया अभी रिपोर्टिंग में, तो रिपोर्टिंग के बाद मैनेजमेंट को पता चलता है कि हाउ हमें द रिपोर्टिंग दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर वर्किंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का क्या मतलब है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? दैट कैन ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक्सप्लेन। होती है, मैं कर ही से रही थी रिपोर्टिंग यार, अभी कर हाँ ही से हाँ बताओ। ठीक है, शेयर करती हूँ। मानसी का रिपोर्टिंग फिर से फाड़ती यार। द रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस मैनेजमेंट सो एज टू इनेबल जज। जो रिपोर्टिंग करती है ना, वो जज का मतलब जजिंग का काम करती है कि वो इफेक्टिवनेस लग रहा है कि नहीं, और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी सेंटर्स की वो देखता है, और टेकिंग और वो ये देखता है इसके मेजर्स की वो सही काम कर रहा है कि नहीं। ये आता है बस रिपोर्टिंग में इसमें। तो रिपोर्टिंग और एनालिसिस दोनों सेम है क्या, मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो? नहीं, एनालाइजिंग बजट बजट भर मेंटेन करता है, और रिपोर्टिंग है वो उसमें इंक्लूडिंग होता है, वो जजिंग भी करता है, और इफेक्टिवनेस लग रहा बट है कि किस नहीं वो चीज भी पे, देखता मतलब है। किस चीज पे? बजट पे? हाँ, एनालाइजिंग अलग हो गया है, रिपोर्टिंग अलग नहीं है। नहीं, ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो किस चीज की रिपोर्टिंग कर रहा है? हाँ, रिपोर्टिंग एक कंपनी की अपन ले सकते हैं, जैसे कि कौन बोल रहा है, बोल सकते हैं। मैं बोलूं? हु इज आस्किंग द हाँ क्वेश्चन? बोल दो, पूनम। बोलिए। पूनम, ओके ओके। तो पूनम, सी द थिंग इज दिस, अभी हम लोग ये मैनेजमेंट के जो तीनों स्टेप्स देख रहे हैं ना, समराइजिंग, हाँ एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग।
तो हाँ। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हम लोग ने मैनेजमेंट के लेवल्स देखे थे, तो हर एक लेवल पे अपना उनका खुद का ये रिपोर्टिंग होता है. ओके, जैसे but now that we are doing MBA, we should consider ourselves as a person who's sitting at the top management by default, Okay. so that our thought process Okay. becomes like this. Okay, Okay. let me not go into the lower level details, but if you consider this, there is a company who has multiple locations. They might have multiple manufacturing units or multiple branch offices. Now each and every one of their business locations is going to conduct some of the other transactions on a daily basis, right? Right. अब हाँ, वहां पे right. जो भी ब्रांच मैनेजर्स होंगे, उनके लिए उनका जो डेली बिजनेस है वो समराइज एट द एंड ऑफ द डे होगा, एट द एंड ऑफ द वीक होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ होगा, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर भी होगा. उसके हिसाब से Right. उसका ऑडिटिंग भी बनेगा. बट हाँ. वो बिजनेस सेंटर्स जो है, समझ लो कि यू आर सिटिंग एट द टॉप मैनेजमेंट इन द हेड ऑफिस लेवल, देन दे वुड बी रिपोर्टिंग दैट टू यू ऑन अ डेली बेसिस. सो होता ये है कि दे आर बेसिकली मेंटेनिंग द इन्वेंटरी ऑफ ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन अ डेली बेसिस. तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्हाट द फर्स्ट स्टेप, मानसी? समराइजिंग, राइट? द फर्स्ट स्टेप समराइजिंग. So on a daily basis, on a weekly basis, the way your expenses are happening, at the end of the exercise क्या होता है ना, we get a local pattern कि हमारा हाँ. कब expense क्या हो रहा है, कब income क्या हो रहा है. If you analyze कि let's say it's a firecrackers factory, okay? हाँ. तो firecracker factory का जो maximum business होगा वो दिवाली के टाइम पे होगा या क्रिसमस के टाइम पे होगा. बाकी जो फरवरी से लेके जून तक का सीजन है या फिर बारिश का जो सीजन है, वहां पे उनका बिजनेस बहुत कम होगा. ये लोकल लेवल का आपको एनालिटिक्स मिल गया. तो दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिक्स. आप जो डेटा समराइज कर रहे हो, व्हाई आर यू समराइजिंग इट? सो दैट यू कैन एनालाइज इट ओवर अ कंप्लीट सेल्स साइकिल या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच विल गिव यू अ बेटर इनसाइट फॉर मेकिंग द डिसीजन. किस तरीके के डिसीजन, कि आपको रॉ मटेरियल कब परचेस करना है, आपको ट्रांसपोर्ट कब करना है, आपको इन्वेंटरी में कितना माल कब रखना है, राइट? अब ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, ये कब हो सकते हैं? ये तभी हो सकते हैं जब उसका रिपोर्टिंग परफेक्ट और ट्रांसपेरेंट हो. तो ऐसा नहीं है कि ये 3 स्टेप्स अलग है, ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, और एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उनका एक अलग अलग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिसको MIS भी बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. Right. Okay, so these are the 3 main steps and they are bifurcated so that we understand it better, but it's not like that it is working in 3 different steps. Chaitanya, MIS Yes, yes. is just a dumping of data. It will come into summarizing only, and then MIS, after MIS, we make a full and final data which comes into your which has been like the analyzing part comes here when MIS data is consolidated and given to the upper management, and then it goes and the reporting process comes here. So the upper management takes it as a reporting document, and here the reporting things comes down. So the process starts from MIS, that's dumping of data or providing data on daily basis, and then it goes to analyzing the data if it could be like budgeted, or a cost reduction could be done, or any corrections or any rectifications could be done on the same thing. Like the yarn costs are increasing or the coal cost is increasing, so it could be like including all those things, all those rectifications, and also like futuristic things need to be included on those analytic data, the analyzing part, and then it goes to the reporting Priya, part. so Right. Priya, what you are saying is perfect. Basically what happens is the output of the first step becomes the input of the next step. Right. Like you said, when we are summarizing Absolutely. the data, basically dumping the data and summarizing it, it is creating an MIS. MIS is giving us a basis or a foundation for analytics. Right. And after that analytics, we are actually reporting it to the senior management, which will actually help them with coming up with better decisions and a decision-making power. And whatever are their decisions, then they will percolate through policies and everything. And again, it will become a new basis for our what we can say newer MIS or newer summarizing of the data. Yeah, it's meaningful So that is decisions perfect. over there. No, the meaningful decision part comes under the operations research. So I would beg to differ a little bit over After that, because analytics, into is, reporting. Yeah. No, after that, So, right? Yeah. After analytics, actually the operations research would begin. So, but anyway, now that we are studying only accounts part, then you can very well consider accounts itself as a operations research and a basis for the decision making. That's perfect. Acha, so as if you want to start any accounts, we have to do
these 3 steps first, right? This is the usual process of how the accounts Usual work process of in an organization. okay. See, the accounting is just managerial accounting Hello. is just Hello, to Chaitanya. minimize or maximize our profit and loss on Hello. whatever goods we are Wait. or selling. It's just this concept. Hello, Chaitanya. Chaitanya, I think. Hello. Didi, hello. Yes, MIS हाँ, का बोलो full ना, form. बोलो. Hello. Management information sir, Chaitanya, system. MIS का full form. Management information system. MIS का full form क्या System. बताया आपने? Management information information system. system. अरे कुछ नहीं, एक्सेल फाइल होता है, Information system. कुछ नहीं होता है, कि एक्सेल फाइल होता है, बाकी कुछ ओके, नहीं आई गॉट इट. एक्चुअली में हमारे प्रोडक्शन में भी सेम ही होता है. मतलब जब मटेरियल का एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो एक डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होता है, दूसरे के लिए आउटपुट होता है, जैसा आपने बताया वैसा भी. करेक्ट. इसीलिए तो हम लोग ने अकाउंट के 3 टाइप भी देखे ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और वो तीसरा जो कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट. हाँ, अभी वो भी बताएंगे, रुक जाओ फिर. Guys, extremely sorry, I have to leave the meeting for now for some time. I'll join back in 10-15 minutes with some urgency that is coming. I'll come back. चांद देखने जा रहा है ये चैतन्य भैया. मानसी, तुमको मैं होस्ट बना दूं क्या? स्क्रीन शेयर हाँ, करोगे? बना दो. हाँ, बना दो. कहाँ पे गायब हो जाती है तुम? मानसी जी को काम रहते हैं यार, ऐसा मत बोलो. डन बना दिया. मानसी जी शेयर कीजिए आपकी रिपोर्टिंग. किसका स्पीकर ऑन है इतना? हेलो. हाँ, शेयर कीजिए ना मानसी. हाँ, कर लेंगे. मैं ट्रांजेक्शन में थी ना. ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना? हेलो. हाँ दिख रहा है. हाँ, देख रहा है. A transaction involves a monetary exchange for goods or service, accounting, recognize. ये सब पढ़ लो यार एक बार, थोड़ा सा दिख रहा होगा तो. हाँ दिख रहा है, पढ़ लेते. अच्छा, इसका मतलब जितना मुझे समझा उतना बता रही. बताओ बता सकते हो, बता सकते कि हो. कोई भी कैश या कुछ भी जो भी इन होता है या आउट होता है, उस सब का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रखना कंपलसरी है. कुछ सही यही है है बस. ना. यार किसका स्पीकर हो रहा है? आई थिंक अपूर्वा. यार रुको, मैं बंद कर देती हूँ. कोई बात नहीं, बंद करना पड़ता है इसलिए खुद बंद कर दिया करूँगा. बराबर है ना. कोई भी गुड्स और सर्विस कुछ भी इन और आउट हो रहा है, या तो रिसीव हो रहा है या फिर सेंड हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है. हाँ, मतलब बहुत डेबिट तक और आप क्रेडिट. सही भी बोल रहे हो. और कोई बोलना चाह रहा है तो बोल सकते हैं. एनीवन गलत सलत कुछ भी. क्या नाम है इसका? मेरे साथ ही देती. क्या नाम है? पीहू. हेलो. पीहू इज हाँ, हियर. आप मतलब बता जो सकते हो, गुड्स बताओ. अपन एक्सचेंज करते हैं ना, तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. कैश 2 इन्वॉल्व हो मिनट या फिर बेसिस पर दो, हम्म. कुछ भी हो मेरे तो. ख्याल से एक्सक्यूज मी. हेलो. हाँ, बोलिए.
फॉर एग्जांपल अगर रियल टाइम एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल कि किसी सप्लायर से अगर हमने कोई रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज किया है और उसके अगेंस्ट हमने उसको कुछ कैश या कुछ चेक या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल एक क्या बोलते हैं उससे कुछ डील किया है, एक्सचेंज तो इन दोनों क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज, एक प्रकार का एक्सचेंज हो गया है और इसका जो रिकॉर्डिंग रखते हैं हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो ये गिव एंड टेक का सिस्टम है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। मानसी हाँ वो बिजनेस में ये ऐसा ही है। सॉर्ट ऑफ एक म्यूचुअल प्रोसेस है। और उस हर चीज का रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है। यस मतलब एब्सोल्युटली कितना यस। रिसीव हुआ है और कितना सेंड कर रहे हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, ये मतलब ये वो हो गया ना। जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का जो ट्रैकिंग रखते हैं इसको रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट मुझे जो समझा नहीं है वो प्लीज समझाओ कि वो रिगार्डलेस ऑफ मनी हैज बीन, जो पॉइंट है वो रिगार्डलेस द पेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट, वो मतलब उसका क्या मीनिंग होता है? एक ट्रांजैक्शन मानसी के एक बार वो अगेंस्ट हम लोग जनरली हम लोग कैश एक्सचेंज करते हैं ना, कैश या चेक मतलब मनी, बट यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया रिगार्डलेस द पेमेंट हैज बीन डन और नॉट, तो उसका क्या मीनिंग होता है किसी को अगर पता हो? क्या सेंटेंस क्या था वो पूरा? मानसी कैन यू ओपन दैट मानसी अगेन? वो स्क्रीन ओपन हाँ। करोगे? रिगार्डलेस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि लाइक फ्यू ऑफ आवर पेमेंट समटाइम्स वी डू ऑन द क्रेडिट फोर्थ और लाइन, द फोर्थ। ऑन पेमेंट और ऑन पेपर्स होते हैं बहुत बार, बिकॉज हर बार हम वेंडर्स को पेमेंट नहीं करते। इट्स लाइक उनका अकाउंट्स चलता है एंड लेटर ऑन आफ्टर 2-3 months दे चार्ज एज जो भी उनका बिलिंग एंड ऑल है। तो जो वो 2-3 months का जो ट्रांजैक्शन Like होता है वो हम credit ऑन system? पेपर रिकॉर्ड करते हैं। लाइक क्रेडिट सिस्टम, राइट? राइट, ये क्रेडिट सिस्टम वाला चीज है, लेकिन उसका भी वो जो क्रेडिट सिस्टम भी होता है वो ऑन पेपर हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, इन सिस्टम रिकॉर्ड करके रखते हैं और एसएपी में डालते हैं। लाइक वी जब लाइक हम सपोज मटेरियल टू देते हैं बी पेड, लाइक या एक, और ये क्या होता है पीओ और पीआई बनता है, परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइसेस। तो वो जो चीजें होती है ना, वो जो उसमें पेमेंट नहीं होती, बट देन दोज आर द रिकॉर्ड्स व्हिच वी एंटर इन आवर सिस्टम एंड लेटर ऑन बीन पेड। ओके Hello. ओके, थैंक यू मैम। हेलो Hello. हेलो Hello. हेलो Can I हेलो can I बोलिए। can I speak? यस Hello. श्योर। यस ऑफकोर्स। Hello. Yes आवाज आ ma'am. रही है, आवाज ये आ रही है। ये आपकी आवाज आ ये रही है ना, बोलिए। ये जो आप बोल रहे हो ना, एक मिनट, पूनम ये दीदी। हेलो हाँ बोलो ना। पूनम दीदी, इसमें लिखा रहा है ट्रांजेक्शन दिस मीटिंग नो लॉन्गर एस टाइम लिमिट, तो फिर से क्रिएट करो आप, इसलिए बोल रही थी गूगल मीट लगा। नहीं नहीं, नहीं कोई इश्यू करो, नहीं है मानसी, नहीं इसका नहीं, मतलब ओके वो करो, नहीं ओके है। करो। कोई इश्यू नहीं है। मानसी ओके मैंने करती हूँ। 120 मिनट्स का रखा है, मीटिंग नहीं होगा हाँ प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। चालू। मैम ये स्लाइड 2 मिनट रहने दीजिए। देखिए इसमें जो बोला है ना, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हेलो, हाँ और goods and सर्विस। services. So, okay. So, regarding this, we are working in one branch as a manager. That time we record everything. So, इसमें हम लोगों को ये सारी चीजें जो मैम ने अभी बोला, पीआई और पीओ बनता है, तो इसमें सबसे पहले हम पीआर निकालते हैं, मीन्स परचेस ऑर्डर निकलता है उसका, परचेस करते हैं। पीआर में रिक्विजिशन, हाँ, परचेज रिक्विजिशन। रिक्वेशन मीन्स, हाँ, मीन्स हम लोग वो चीज को प्रोक्योर करते हैं, मीन्स एक आदि कौन सी एक चीज लेना है हम लोगों को, तो उसको हम प्रोक्योर करेंगे वो वेंडर के लिए। जो सेंट्रल अथॉरिटीज है, वो सेंट्रल अथॉरिटीज को उसका अगेंस्ट पीओ बनाएगा, जो परचेस ऑर्डर रहेगा वो वेंडर को जाएगा। तो ये सारा रिकॉर्ड जो सेंट्रल ऑफिस को जाएगा ना, इसका एक रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो शुरुआत में क्या रहेगा उस चीज का, वो अपने ब्रांच से सेंट्रल ऑफिस में जाएगा। तो सेंट्रल ऑफिस और अपना डाटा मैच होने के लिए सारी चीजें की जाती है, जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ये एक ब्रांच का दूसरे हेड ऑफिस के साथ। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती। जब कोई चीज गुड्स हमारे पास रिसीव होता है, तो उसके अगेंस्ट जीआरएन बनता है, मींस एक चीज का हम वो क्वांटिटी रिसीव हो गई जो ब्रांच में सेंटर के पास से। तो ये जो मंथली 6 मंथ गुड्स रिसीव नोटिफिकेशन। हेलो, एक क्वेश्चन था इसमें,
गुड्स इसमें लिखा है रिसीव नोट्स। इसमें लिखा है Notes. बाय स्मॉलर। GRN कोई सुन रहा है? हेलो, उसको GRN मींस गुड्स नोट्स। यही यही ट्रांजैक्शन मनी के बारे में रहता है। जैसे कि हम लोग ब्रांच में कितना कलेक्ट करते हैं और वो हायर अथॉरिटी को बताना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट हमको एमआईएस बनाना पड़ता है कि कौन से क्लाइंट से कितना कैश में गया, उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए भी ये सारे ट्रांजेक्शन्स बताना पड़ते हैं। हाँ, और इसका मोस्टली यूज स्मॉलर बिजनेस में करते हैं क्या? नहीं, ये हेलो, सारे बिगर आवाज बिजनेसेस में ज्यादा होता है, स्मॉलर बिजनेसेस में इनफैक्ट ये कम होता है, बिकॉज स्मॉलर बिजनेसेस इसमें जो है लिखा वो है ना ज्यादा यूज कैश। मोस्टली स्मॉलर बिजनेसेस, इसमें लिखा है देखो। यूजुअली क्या होता है मोस्टली दोनों में, यूजुअली क्या होता है जब छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो लोग ज्यादा कैश पे भी काम करते हैं और क्रेडिट्स पे कम काम करते हैं, लेकिन जो यस यस जैसे छोटे बिजनेसेस में भी वही होता है कि वही मतलब मैंने 2 महीने में पैसा चुकाऊंगी, वैसा होता है। बट बड़े बिजनेसेस में क्या होता है 2 महीना भी नहीं, वो 6 महीने पे, तो उनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना वो ईआरपी सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, एमआईएस हो यस या ईआरपी यस सिस्टम पे यस रिकॉर्ड होता है, तो ऑन अ बिगर ERP का वाइडर फुल फॉर्म क्या है? इट्स प्लेटफॉर्म ERP का फुल फॉर्म है ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज एंटरप्राइज रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्सेज रिसोर्स प्लानिंग होता प्लानिंग है है। ये। हाँ, रिसोर्स प्लानिंग। ये एक टाइप से सॉफ्टवेयर का जो ऑर्गेनाइज करता है, यूज करता है मैनेज करने का डे बाय डे बिजनेस एक्टिविटीज ऐसा नहीं को, होता है कोई भी, जैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता मैनेजमेंट। है। ERP तो क्या होता है? सुनो मानसी सुनो, ERP क्या करता है, ERP एक सेंट्रल सिस्टम है जो पूरे एक कंपनी को पूरा सेंट्रल कर सकता है। जैसा कि ERP के अंदर हमारी कंपनी के अंदर ERP होता है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो हम मैन्युफैक्चरिंग वाले भी पूरा ERP यूज करते हैं, परचेज वाला भी ERP यूज करता है, अकाउंट्स वाला भी ERP यूज करता है। वो सबको कंपनी का एक डेटा और प्लानिंग को रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि SAP है ERP, वो टाइप्स है, सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। मटेरियल प्लानिंग से लेके इनवर्ड से लेके आउटवर्ड सब कुछ अंदर हो सकता है, पॉसिबल है, और सबका रिकॉर्ड होता है। अकाउंट्स वाला अपना रिकॉर्ड रखेगा, परचेज वाला Harsh, you are on mute. का प्लानिंग होता है। यस यस राइट सर। जैसे कि एनएमसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसका ब्रांच पूरे इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया है। तो हाँ, उनका हाँ। हेड ऑफिस पुणे या मुंबई में कहीं होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। सेंट्रलाइज प्रोसेस में जैसे कि सेंट्रल परचेस होता है, हेड ऑफिस से सारा परचेसिंग होगा, जो अकाउंटिंग और परचेस डिपार्टमेंट देखेगा और ऑल ओवर इंडिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसका कहीं तो भी डाटा होना चाहिए। तो हेड ऑफिस क्या करता है कि उस चीज को ऑल ओवर एक सिस्टम में बिठाता है कि भाई मेरे नासिक में या कोल्हापुर में या पुणे में कुछ मटेरियल जा रहा है, तो उसका एक पीओ निकलेगा, उसके अगेंस्ट तुम जीआरएन बना दो, और वो चीज हमारे पास जब हम हेड ऑफिस को भेजेंगे तो वो डाटा अपने ईआरपी में या फिर एमआईएस में जमा हो जाएगा, जिससे उनको भी वही होता है, उनको टैली करते आएगा कि वो चीज हमारे पास से वहां पे गई। हाँ, और अभी उसका कंजम्पशन कितना हुआ है, उसका कंजम्पशन कितना हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली आपने मेरा पॉइंट, मैं वही बोलना चाहता था कि ERP के अंदर आप समझ लीजिए कि मेरा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मेरा सेंट्रल परचेज हैदराबाद से होता है, हैदराबाद से पीओ बनता है, वेंडर के पास पीओ चला जाता है, और वेंडर डायरेक्टली डिस्पैच करता है बड़ौदा, मेरा जो प्लांट है वहां पे करता है। जब मेरे गेट के अंदर मटेरियल एंटर होता है, तब सिक्योरिटी गेट से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि बिलिंग हुआ, उसका डिलीवरी चलन हुआ, वो पीओ होगा, उसके उसके उसका इनवर्ड बनेगा कि आज मटेरियल इतना इनवर्ड बनेगा, इनवर्ड का एंट्री लेगा स्टोर वाला, पहले स्टोर में जाएगा। हाँ, इनवर्ड बन गया, फिर इनवर्ड का एंट्री जाएगा स्टोर में कि भाई स्टोर को इतना मटेरियल रिसीव हुआ, और रिसीव होगा तो उसका जीआरएन बनेगा। जैसे मैडम ने बोला, अभी प्रिया मैडम ने, जो जीआरएन जो होता है, जैसे ही जीआरएन बनता है तो वो जो क्वांटिटी आज स्टोर में एंटर हुआ, वो एंटर हुआ क्वांटिटी सीधा ईआरपी में शो करेगा। रिसीव नोट, गुड्स रिसीव नोट, क्या है? गुड्स रिसीव नोट, जीआरएन का फुल फॉर्म होता है। गुड्स रिसीव्ड नोट्स, जीआरएन। गुड्स मींस कोई भी चीज हमारे पास वो आ रही है बनाता है उसको परचेज वाला या स्टोर वाला, गुड्स बोलते हैं। कोई भी चीज होता है, समझ लीजिए कि यार मैं कंपनी के अंदर
बोल्ट आया, ठीक है ना, तो 10 नंबर ऑफ नट बोल्ट का गुड्स रिसीव नोट्स बनता है कि आज हर्ष कंपनी के अंदर तुम्हारा फिर 10 वॉइस चीज ब्रेक हो स्टोर रहा में है। रिसीव हुआ, वो ईआरपी में। हेलो सर हर्ष आपका वॉइस तुम्हारा ब्रेक हो वॉइस रहा है। ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ अभी हो रहा है सर। वेट अ मिनट। हाँ मैं ऐसा बोल रहा था, अभी मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ 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 बोलो। हेलो, हाँ, तो वो जो गुड्स रिसीव नोट बनता है ना, वो हमको मैन्युफैक्चरिंग को तुरंत शो करता है। जैसे कि हमने अपना वो डाला था कि हमको इतना नंबर ऑफ क्वांटिटी आइटम चाहिए, तो जैसे ईआरपी में आ गया, हमको पता चल गया कि स्टोर में ये आइटम आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका इंडेंट रेज करता है, स्टोर से मांगता है कि हमको ये चाहिए, तो वो ईआरपी में रेज होता है। जैसे ही मैंने मांगा था कि मेरे को 10 नट बोल्ट चाहिए, स्टोर ने मेरे को बता दिया कि 10 नंबर आ गया है, मैं इंडियन रेज करता हूँ कि ये दे दो मेरे को, तो ईआरपी के अंदर इंडियन रेज होता है। तो वो जो एंट्री होता है ना 10 नंबर स्टोर में से, वो निकल के आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास कि अभी ये 10 नंबर नट बोल्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया। अभी वो 10 नंबर नट बोल्ट को मैंने यूज किया एक मशीन के अंदर, मैंने लगा दिया, फिर जब वो मशीन में डिस्पैच करता हूँ ना, तो वो 10 नंबर ऑफ नट बोल्ट को मैं कंजप्शन करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका कॉस्ट जनरेट होता है मशीन के साथ कि भाई इतना ये मशीन बनाने के लिए इतना नंबर ऑफ नट बोल्ट लगा, उसका कॉस्ट इतना हुआ, तो मेरे को ईआरपी के अंदर पता चलेगा कि ये मशीन बनाने के लिए इतना कॉस्ट होता है। अच्छा विथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ वो बताएगा ना मैन्युफैक्चरिंग हाँ, कितना कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इनको पता चलेगा, ठीक है ना, वो हाँ हाँ कंजप्शन हाँ मैं कंजप्शन में करता हूँ तो मेरे को पता है, तो वो कंजप्शन किया मैंने कि हाँ भाई ये मशीन मेरे को पड़ना चाहिए था 1900 रुपया में, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा मैं बहुत आगे आ गया, वापस मैं रिवर्स जाता हूँ, पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे ये मशीन का मेरे जो सेल्स टीम रहता है ना, उसने ऑर्डर लिया है, समझ लीजिए वो मशीन का ऑर्डर लिया 1000 रुपए में मेरे सेल्स टीम ने, और वो कंपनी को मशीन गिरता है हर्ष 600 रुपये में। हर्ष स्पीकिंग, कौन बात कर रहा है अभी? हर्ष बात कर हाँ रहा मैं है बता, क्या? हाँ हर्ष, हम लोग शायद टॉपिक से भटक रहे हैं, बिकॉज ये ईआरपी इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, सैप एंड ऑल, तो ये शायद हमको ओके, बाद में अभी इसमें आएगा, तो अभी जो पढ़ा रहे हैं ना ये आफ्टर हाँ ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, मेरे को ट्रांजैक्शन हो प्रॉब्लम गया, नहीं है। बिकॉज ट्रांजैक्शन इज सेल्फ, मतलब ईआरपी इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, उस वो अलग ही हाँ चैप्टर एग्जैक्टली होगा एग्जैक्टली, हाँ आगे में, तो ईआरपी का वो शायद चैप्टर नहीं है, हम, अंदर नहीं है, नहीं हाँ ईआरपी का ये चैप्टर हम, नहीं है। ओके तो हम कभी डिस्कस कर लेंगे, मेरे को लगता है ये हाँ रिपोर्टिंग वो के जस्ट बाद ये जस्ट फॉर पढ़ेंगे तो नॉलेज फिर है, ये फॉर समय नॉलेज है कि निकल क्या रहा है। प्रोसेस होता है। हाँ हाँ ठीक है मानसी, कंटिन्यू तुम कंटिन्यू करिए। कर सकते हो। मानसी आप कंटिन्यू कीजिए। स्क्रीन शेयर करो और कंटिन्यू करो। हेलो। हाँ बोलो मानसी। हाँ हाँ जी, लास्ट बचा था रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मतलब यही होता है कि ये सुपरवाइज करता है, मेन सुपरवाइज करता है। जैसे कि मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, अपन जो क्लास में टीच करते हैं, यही रेगुलेटर्स का काम रहता है, सुपरवाइज करना, और इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो रेगुलेटर्स में? ये रेगुलेटर्स मतलब 5th सुपरवाइज नंबर पे है करना ना। ही इसका काम होता है। हाँ लास्ट है, लास्ट। रेगुलेटर्स मतलब होता है ये कि इसका मतलब होता है सुपरवाइज ही करता है बस, उसके अलावा इसका कुछ काम नहीं है। जैसे कि मैं भी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं भी रेगुलेटर्स ही, मुझे भी एक मतलब प्रेजेंट करना कोई भी चीज को, इसको रेगुलेटर्स। ओके ओके। एक मिनट, और कुछ लेना था क्या? और कुछ नहीं, तो सीरियस। रेगुलेटर्स मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज को सुपरवाइज करना या प्रेजेंट करना। जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे को भी रेगुलेटर्स कहा जाता है, मतलब कह सकते हैं। समझ गए ना रेगुलेटर्स मतलब? यस 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 आगे हाँ, अब आगे जाती हूँ।
हाँ, there are 3 types of accounts. First, financial accounting. Second, cost accounting. Third, management accounting. इसको हाँ, first, financial accounting is the field of accounting concerned with the summary, analysis and reporting of financial transaction functioning of a business. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? जैसे कि हम 2 मिनट, हाँ, जैसे कि जो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना, सेम वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहता है, नहीं रहता है, मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अपन बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स करते, रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते, बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपन क्या करते, जो अपने प्रॉफिट और लॉस और जो इनकम हो रहे उसको मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे कि अपन कोई एसेट खरीद रहे हैं, वो ज्यादा हो जा रहा है, मतलब जैसे कि ऐसे एग्जांपल देती हूँ, लाइबिलिटीज जैसे ज्यादा हो जाती है, जो हमने जैसे कि बर्डन, लाइबिलिटीज को बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बर्डन, और एसेट्स मतलब जो होता है अपना फ्यूचर प्रॉफिट बोल सकते हैं एसेट्स को। इसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन है? मतलब जो प्रॉफिट और लॉस और जो अपनी इनकम है ना, इसको मैनेज करने का ही काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? डाउट? मानसी एक एग्जांपल दे दो। एग्जांपल दे हाँ दी राइट, जैसे एक कि एग्जांपल अच्छा रहेगा। हाँ 2 मिनट ज्यादा है। जैसे हाँ, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं पूरे लेक्चर प्रेजेंटेशन ले रही थी, ठीक है? तो जो लाइबिलिटीज, मतलब मैं अब नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ, अकाउंट की लैंग्वेज में नहीं। एग्जांपल जैसे कि मैं अभी पूरे लेक्चर में ही ले रही थी, तो वो क्या हो गया था, बर्डन, उसको अपन लाइबिलिटीज कहते हैं। तो उसको अपन मतलब मैनेज करने का जो काम करे अपन, मतलब अपन ने मैनेज करे, शेड्यूल बनाए कि हाँ इतना इतने डेज में ये देगा, और मतलब मेरी मंडे को रहेगी, फिर उसके बाद ट्यूसडे को मतलब जैसे सारांश की रहेगी, फिर मतलब ऐसे अपन ने पूरा शेड्यूल बनाए, प्लान करे, वही मैं उसको ही मैनेज करने का काम करता है। और जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जांपल है। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? मतलब अभी मेरे में बर्डन कम हो गया है, तो बर्डन कम करने का काम ही करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो है फाइनेंशियली हेल्प करता है या फिर ट्रांजैक्शन को हेल्प मैम, करता है? ये प्रॉफिट और लॉस इनकम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये कंपनी की ग्रोथ को हेल्प करता है या फिर क्या मीन्स हाँ क्लियर हाँ, नहीं हुआ है? या फिर ट्रांजैक्शन को हेल्प करता है, कैसा है? जो प्रॉफिट होता है अपन को ना, प्रॉफिट होता है अपना, जो फायदा होता है, जो अपना नुकसान होता है, जो अपनी इनकम रहती है, आय रहती है, इसको मतलब एक मिनट पीहू, मतलब ये हेलो, एनालाइज करता है ना कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, फिर उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है, ऐसा हाँ कुछ। पीहू इज हियर, पीहू, हाँ हाँ हाँ। हाँ आप बता सकते हैं फाइनेंशियल जैसे अकाउंटिंग। कि अकाउंट्स भी वैसे ही बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, एक रिकॉर्ड करके रखते हैं कि हाँ हमने यहाँ यहाँ एक्सपेंस हुए, हमारे इनकम हुए। बट जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उसके थ्रू हमको क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सब एट द एंड हमको एनालाइज करके मिलता है कि हाँ हमारे बिजनेस में इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना इतना लॉस हुआ है। तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि हमने जो भी स्टेप्स लिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जितने कैपिटल लगाए थे, जितना हमने एक्सपेंस किया, खर्चा किया, वो सही डायरेक्शन में किया है कि नहीं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब जो भी हमने अपने तरफ से बोलते हैं ना डिसीजंस लिए हैं अंडरस्टूड फाइनेंस के अंडरस्टूड। रिलेटेड। तो ये जो है ये ईयरली वैसे होता है या मैं बोलूं, मंथली? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, इट्स टू मेजर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जब ऑन अ रेकरेंट बेसिस। बिजनेस को जब रन किया जाता है, तो जो भी एक्टिविटीज फ्रॉम द क्रेडिटर्स और द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, ये सारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो या फाइनेंशियली मदद करते हैं टू सेटअप बिजनेस, या फिर हम जब एसेट्स लाते हैं घर पे, मतलब बिजनेस में,
ये सारी चीजें जो मेजर करता है इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एज द बिजनेस ग्रोज। तो जो मेजरमेंट होती है ग्रोथ की, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर करता है। हाँ, So, Pihu, can you repeat all the three things you told which are important in पीहू, financial accounting? ये जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मंथली होता है या क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है या डेली बेसिस कैसे होता है? नहीं नहीं, ये मंथली नहीं होता है। वो जर्नल एंट्री अगर हम बना रहे हैं ना, अभी जर्नल एंट्री में ना एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग घर के क्वार्टरली डेली होता है, क्वार्टरली होता है। देखिए हर एक जो कंपनी होती है इसकी 4 क्वार्टर्स होती हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। पूरा फाइनेंशियल ईयर को चार में डिवीजन किया जाता है, 1, 2, 3, 4। तो हर एक कंपनी का, बहुत सारे कंपनी क्वार्टरली मंथ 6 महीना वाले पे भी करते हैं कि 6 मंथ, मतलब Q1 और Q2 रहता है उनका। और जो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज होती हैं वो क्वार्टर वाइज करती हैं, मतलब 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल नहीं, बिजनेस। और मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि आपने बोला कि क्वार्टरली होता है, बट हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग तो पूरे ईयर का लेते हैं ना। जैसे इंडिया का अप्रैल टू मार्च है। हाँ नहीं, वही बोल रही हूँ मैं। देखिए फाइनेंशियल दो चीज हुआ आपको, आप जो बता रही है ना वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ईयर, बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रही हैं आप, ठीक है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में हम हमेशा जो कैलकुलेशंस होती हैं, बिकॉज जो रेट्स होते हैं, कोई भी एसेट का रेट हुआ या फिर क्रेडिटर्स हुए दिए हमें पैसे, या फिर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग सभी जो क्राइटेरिया होता है फोरकास्टिंग का, वो बदलता है हर 4 महीने पे, 3 महीने पे, सॉरी, इसलिए क्वार्टरली होता है। तो आपने सुना होगा, अगर इन्फोसिस हो या कोई भी कंपनी है, वो आपको प्रॉफिट देती है, बहुत सारी कंपनीज आपको क्वार्टरली प्रॉफिट देती है, बहुत सारी कंपनीज आपको 6 महीने पे प्रॉफिट देती है, राइट। तो वो जो प्रॉफिट निकलता है ना, वो यही वाली स्टेटमेंट से होती है। ये फाइनेंशियल जो ईयर हमारा चलता है उसमें हम क्वार्टरली बिजनेस कर रहे हैं या पूरा साल का बिजनेस कर रहे हैं एक ही बार। तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो एंड ऑफ द ईयर पे आपको बोनस देगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती है जो क्वार्टरली देती है, इसलिए आपका जो टैक्स कटता है वो भी आपको क्वार्टरली कटता है। मेरा टैक्स क्वार्टरली कटता है। तो ये होता है कैलकुलेशन में। तो आप एसेट जो कैलकुलेट करते हैं वो साल पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो और बिजनेसेस होती हैं, फोरकास्टिंग पे जो बिजनेस डिपेंड करती है, वो क्वार्टरली डिपेंड करती है, वो क्वार्टरली डिसाइड होती है। ओके, फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होगा, उसमें 4 क्वार्टर्स होंगे, जो पहले क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर तक देखेंगे कि ग्रोथ कितना हुआ कंपनी का, फिर सेकंड से थर्ड से फोर्थ कंपैरिजन होते चला जाता है, और फिर साल में एक फाइनेंशियल शीट बनती है। हाँ, हम लोग फिक्स एसेट कितना है और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, और उसमें से बाकी शेयर्स होल्डर को कितना गया, राइट। ठीक। कोई अकाउंट्स का नहीं बनता है यहाँ पे, बिकॉज मेरा फुल्ली तो अकाउंट्स नहीं है, लेकिन कोई अकाउंट का बंदा हो तो और अच्छे से समझा पाएगा। कोई नहीं है अकाउंट्स का बंदा। मैं तो छोटे छोटे चीज भी नहीं समझ पा रही। पर ऐसा सुनो, मतलब एक्चुअली अकाउंट जो है ना, जो अपन प्रैक्टिकल करते उसमें इतना डीप नहीं पढ़ते, उसमें ट्रायल बैलेंस क्या है, बेसिक्स वगैरह पढ़ते हैं, इतना डीपली नहीं जाते। अभी हम लोग जो क्लासेस लगाई ना फर्स्ट यूनिट में, जिसमें बेसिक्स बता देंगे आपको, और जो अभी अपन मैनेजमेंट, हम वैसे भी मैनेजरियल अकाउंटिंग पर तो इसमें यही बताना है कि कैसे मैनेज करते हैं अकाउंट को। हाँ, इसमें उसमें अकाउंट में चले जाते हो आप, अकाउंट में नहीं जाना। इसमें तो अपन को ये बताना है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं बस। जब इसमें अकाउंट का लेक्चर लगेगा, जब अकाउंट का पूरा बताएंगे हम लोग। तो कंटिन्यू करूँ कि Basically what I understood is, what I understood is कि अकाउंटिंग जो है वो हम लोग
रिपोर्टिंग के खातिर करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंट है वो हम लोग इसका मतलब कुछ कंक्लूजन निकालना, डिसीजन बनाना हो, तब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेफर करते हैं। अरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप फाइनेंस की तरफ छोड़ दो, ठीक है ना। मैनेजरियल अकाउंट इज टोटली अकाउंटिंग जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करता है टू सी द बिजनेस ग्रोथ, कैसे हम उस लॉस एंड प्रॉफिट को टैली कर रहे हैं अपने बिजनेस ग्रोथ में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, उसको हम मैनेजरियल अकाउंटिंग में नहीं इन्वॉल्व कर सकते, वो फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस में भी बंदे होते हैं, सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट के बंदे, वो लोग उसको कैलकुलेशंस करते हैं ऑल, तो वहाँ अकाउंटिंग दूसरी होती है। तो अकाउंट्स के नीचे ये सारी चीजें आती हैं। सॉरी, मेरा कुकर का सीटी बार-बार बज रहा है। अच्छा, तो मैनेजमेंट अकाउंट हेल्प्स अकाउंट टू मैनेज सिस्टमैटिकली। यस, अरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये रहता है पूरा मैनेजमेंट संभालना। इसमें कि 3 प्रकार के जो होते, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये जो है तीनों काम करते, मैनेज करते, यही होता है। अब इसमें भी बहुत डीप होता है जो अकाउंट में बताऊंगी मैं आपको। ओके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताऊं क्या? हाँ, थोड़ा पढ़ लो अभी। पढ़ रहे हो क्या? ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट हो गया। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते। हाँ, इसलिए तो अभी उसको भी देना है, पीहू को आगे उसका भी है। आगे कर लो। Collection, a system of collection and presentation of economic information relating to an enterprise for planning, controlling and decision making। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रहता है, वो जो अपन प्लानिंग करते, कंट्रोलिंग करते, डिसीजन मेकिंग करते, ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, एनालाइजिंग, summarizing, allocating costs associated with the process and developing such of cost accounting का मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। हाँ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, अभी बात कर रही हूँ। कॉस्ट अकाउंट में जो अपने छोटे मोटे खर्चे रहते हैं ना, जैसे लाइक रेंट हो गया, कमीशन हो गया, उसको मतलब कम करने का, या उसको कैसे एनालाइज करे, इम्प्रूव करे, वो काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी को डाउट है? जो अपने छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं ना, उसको मैनेज करने का काम करता है कॉस्ट अकाउंट, जैसे रेंट हो गए, कमीशन हो गए, एक्सेट्रा, इसको इम्प्रूव करने का काम करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी को डाउट है? नहीं समझ। फ्यूचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब सबसे पहले अपन को फर्स्टली प्लानिंग ही करना पड़ता है। जैसे अपन अभी प्रेजेंटेशन लेते हैं तो अपन सबसे पहले प्लानिंग ही करते कि भाई क्या मतलब कल कौन सी क्लासेस लगेगी, कैसे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से बेस है, वो प्लानिंग में आता है। कंट्रोलिंग करना कंट्रोलिंग करना मतलब उसको कंट्रोल करना, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग मतलब मेरे ख्याल से वही होगा कि जहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस पे कंट्रोल करना, कहाँ पे लॉस हो रहा है, मैनेज करना। मैं बताऊं? हाँ मैं बताता हूँ। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, सब कुछ होता है, बहुत वास्ट प्लानिंग्स करते हैं। जब वो कुछ उसके बाद जब हम अपना प्लानिंग प्रोसीड करते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं कि नहीं, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज इससे ये इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको उसके बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं, वी हैव टू कंट्रोल फ्यू थिंग्स सो दैट कि हम अपना उसको एक प्लेटफॉर्म दो आगे बढ़ने के लिए उस प्लानिंग को। उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो विल हैव अ वास्ट एरिया ऑफ प्लानिंग। फिर उसको डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डिसीजन मेकिंग हैज टू हैव ओनली वन प्रोस्पेक्ट टू मूव ऑन।
तो वो हम किस चीज पे आएंगे, जब हम प्लानिंग को कंट्रोल करेंगे तब। फिर कंट्रोल करेंगे जब हमारे पास एक मोटिव रहेगा आगे बढ़ने के लिए, देन वी विल प्रोसीड टू डिसीजन मेकिंग। तो हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाएंगे। एंड कंट्रोलिंग के लिए कौन रहता है, हमारा जैसे हमारा मैनेजर हुआ, जो हमको बताया कि नहीं दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट, या फिर फोरकास्टिंग नहीं हुई है अच्छे से कोई प्रोडक्ट के लिए, या कॉस्टिंग नहीं बैठाया तुमने अच्छे से, या हमारा जो स्किल लेबर्स हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, ये चाहिए होगा उसमें करने के लिए, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो ये हर एक वे में उसको कंट्रोल किया जाता है उस प्लानिंग में। क्लियर हो गया कि अभी बताया? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ, तो किसकी आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है? रेडमी 9 है, रेडमी 9 है, कौन है? अरे मेरा है क्या? नहीं सॉरी। फिर उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। बोलो बोलो। तो अगर डिसीजन मेकिंग होता है, तो डिसीजन मेकिंग में मैं देने जाऊंगी, एग्जांपल से बताऊंगी। अंबानी, अंबानी जो रहता है मतलब वो मेन ओनर है, उसके नीचे जो काम करते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फिर उसके बाद जो है लो लेवल है, तीन तीन लेवल के जो है मैनेजर काम करते हैं। तो अंबानी का ये उन लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी वो जियो की सेम है, मतलब वो आइडिया देते हैं कि हाँ, अंबानी के ऊपर पूरा बर्डन नहीं रहता। अगर अंबानी को ही अगर एक दिन में वो पूरा कर पाए ना, तो वो उसको कितने 1 या 2 साल लग जाएंगे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो वो क्या करता है कि मतलब तीन, जैसे कि जो 3 लेवल के जो मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, ये जो 3 लेवल के जो रहते हैं ना, इन लोग डिसाइड करते हैं, आइडिया देते हैं कि हाँ सर ये ठीक है। जैसे कोई आइडिया है भी, जैसे कि एक आइडिया अभी जियो का दिया है कि सर अपन पहले कुछ क्या करा, उनने जियो फ्री में दिया है। उससे क्या मतलब, यही बिजनेस है, उन्हें फ्री में दिया तो भाई लोग फ्री में मिल रहा है तो वो ले रहा है उसमें, मतलब उससे यूजर्स भर गए। ये आइडिया उसको अच्छा लगा, तो मतलब सबने मिलके डिसीजन लिए, तो उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है ले लेते। उससे क्या हुआ कि अट्रैक्टिव हो गए, क्या भाई फ्री में मिल रहा है, सबने जियो ले लिए, फिर उसके धीरे धीरे क्या यूजर्स भर गए। तो अभी भी मतलब अभी करेंटली हुआ था कि उसके सर्वर डाउन भी हो गया था 7 आवर। तो ये सब जो है डिसीजन मेकिंग, मतलब सिर्फ अंबानी का ये काम रहता है कि हाँ ठीक है, यस और नो सही है। अगर डिसीजन लेने लगा ना अकेले, तो वो 2 या 3 साल लगा देगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये 3 लेवल के जो मैनेजमेंट सिस्टम रहते हैं उनका काम होता है। डिसीजन मेकिंग में कोई वो है क्या प्रॉब्लम? हेलो हेलो। डिसीजन लेबर में कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। नहीं बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। हाँ या नहीं बोल दिया करो, डाउट नहीं है तो। फिर पॉलिसी फॉर्मेशन, ये हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे। ये कौन सा टॉपिक, इसमें क्यों है ये टॉपिक? अभी अपन मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसमें है ये। उसके जाता है पॉलिसी इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स इम्प्लॉयड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट टीम दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इंक्लूड एनी अकाउंटिंग मेथड, मेजरमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटिंग जो पॉलिसी इंफॉर्मेशन जो है, मतलब इनका यही काम रहता है कि इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये पॉलिसी निकली है, जैसे लाइक LIC की कुछ पॉलिसी निकलती है, तो वो अपन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का उसको मैनेज करने का जो काम करता है ये पॉलिसी लेबल ही करता है, मतलब उसको इंफॉर्मेशन देना पॉलिसी के बारे में कि ये LIC में ये पॉलिसी आई है, वो आई है।
ये इसका काम रहता है। फिर उसके बाद आता है सेफ गार्ड एसेट्स ऑफ कंपनी। सेफ गार्ड एसेट्स ऑफ कंपनी, इसका एसेट्स ऑफ एसेट्स है जितने भी कंपनी के जो एसेट्स है वो डिफाइन करता है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल, जैसे मशीनरी का एग्जांपल देती हूँ। अगर अपने पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो अपन ने खरीदे, मशीनरी में एग्जांपल जो ट्रक, मतलब जो अपनी मशीनरी रहती है, अगर उसको, उसका भी एक लिमिट होता है कि उसको अपन उसको मतलब कैसे बोल सकते हैं कि उसकी एक लिमिट हो सकती है, 7 साल चल सकती है। अगर उस, ठीक है, अगर 7 साल से मशीनरी खड़ी है, तो उसमें जैसे कि 7 साल से अपन उसको खड़ी रखेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, इसको सेल नहीं करेंगे, तो उसका प्राइस गिर जाएगा। तो ये मतलब सेफ गार्डिंग, रुको, हाँ, जैसे कि कोई मशीन है, वो 7 साल चल रही है और उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल, अपना सेल फोन है, अभी अपन 4G सेल फोन चला रहे हैं और अभी जो 5G आ गया है, तो जो 4G मतलब 5G आने से क्या हो गया, जो 4G है उसकी प्राइस गिर गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? हेलो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब यही होता है कि जो अपन, जैसे कि मेरे यहाँ भैया था, उनकी ट्रांसपोर्ट है, तो उसकी अभी मतलब कीमत है 50 लाख रुपए। तो अभी मतलब डिस्कशन चल रहा है कि उसको बेचना है, सेल करना है। तो वो रखे रखे क्या होगा, उसका और मेंटेनेंस लग जाएगा। जैसे कि जो मतलब मशीन, उसके जो ट्रांसपोर्ट का जो अंदर में जैसे ट्रक है, तो उसमें जो टायर्स है, टायर्स का जो खर्चा है, जैसे कि वो उसके टायर से शायद 20 या 40 हजार के आ जाते हैं। और अगर वो और रखे रहेंगे तो धीरे धीरे से जो 50 लाख उसकी कीमत है वो गिरते जाएगी। तो यही होता है सेफ गार्डिंग में। समझ में आ गया है सेफ गार्डिंग? हाँ हाँ। फिर उसके बाद आता है यस यस। अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। हाँ, किसी भी कंपनी का जो पर्पस होता है अचीविंग, उसका यही पर्पस होता है कि प्रॉफिट अर्न करे। तो यही होता है अचीविंग में, और कुछ नहीं होता है। क्या अचीव करना है? अचीव तो उसको यही करना है ना, कि प्रॉफिट अर्न करना है। फिर लास्ट वन है इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कंपनी, किसी भी कंपनी में जब स्मूथली स्मूथली वर्क करे, मैनेज करे अकाउंट को, उसका काम होता है। किसका? फिर से रिपीट करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी होती है, उसको मतलब स्मूथली वर्क करे, उसका काम होता है ऑर्गेनाइज स्मूथली। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं पीपीटी का। अपन जो अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, वो इसका मतलब अपन ऐसे मैनेजमेंट करेंगे कि वो सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करे, स्मूथली वर्क करे। उसमें कुछ उसका अपन एक शेड्यूल बनाएंगे, जब भी वो स्मूथली वर्क कर पाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो? नहीं हेलो? मुझे नहीं। हाँ, तो क्या नाम है, पीहू? पीहू स्टार्ट करेगी अब, इसका है आगे का, मेरा कंप्लीट हो गया है। पीहू? हेलो? हाँ। चले गई थी। हाँ, आप स्टार्ट करिए। क्या? हेलो? मानसी, मानसी पीयू को होस्ट बनाओ तो वो अपना स्क्रीन शेयर कर हाँ, मैं सकती है। पीहू को होस्ट बना लूँ। पीहू बना दी हूँ मैंने आपको होस्ट। पर मेरे को करना क्या है? आपको जो गोल्डन मानसी, रूल्स वगैरह, पीयू अगर आपके पास कोई पीपीटी है या कुछ है रिटर्न में तो आपको स्क्रीन शेयर जो करके मैंने दिखा। आपको शेयर करी हूँ ना पीपीटी, वही दिखाओ, और जो आपने मतलब समझाना चाहते हो वो समझा सकते हो, गोल्डन रूल्स वगैरह जो है।
आपका? गोल्डन रंस बता देती हूँ, बाकी सब तो क्लियर ही हो गया है ना। हाँ, पर पहले वो पीपीटी दिखाओ, आपका शेयर करो कि मैं करूँ? अभी आप पोस्ट हो तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ, दिख रहा है? हाँ हाँ, हाँ दिख रहा है। उसको आप ऑटो रोटेट कर, नहीं, ऑटो रोटेट कर दो तो ज्यादा बेस्ट दिखेगा वो। हाँ, हाँ, अब ओके, देन मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, हाँ, कंटिन्यू करो ना करो। ठीक है। अभी कैसा है, कोई भी चीज होता है उसका एक वर्क करने का तरीका होता है, एक रूल होता है। वैसे ही अकाउंट्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रूल है, जो वर्क रूल्स के हिसाब से करता है। उसके 3 बेसिक रूल हैं, जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अभी तीनों का मतलब इजी बताती हूँ। पर्सनल मतलब ही उसके वर्ड में ही मीनिंग है पर्सन, एक इंसान। जैसे कि एक इंसान हो गया, एक बैंक हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, पर्सनल समझा? हाँ नहीं तो हम लोग हाँ, ऐसे भी समझ बोल गई। सकते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकता है पर्सनल में। ठीक है, एक बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी भी एक बॉडी होती है, तो ये सब पर्सनल में जाता है। रियल में क्या जाता है? एसेट, लाइबिलिटी। एसेट मतलब क्या हो गया, मानसी ने बोला था, जो एसेट मतलब सिंपल वर्ड में एसेट मतलब क्या होता है, जो आइटम या कोई भी चीज हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उसको उसका हमको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है, उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा उसको बेच के। मोबाइल भी एक टाइप का एसेट है, क्योंकि हम लोगों ने भले इसमें पैसा लगाया, लेकिन हम चला रहे हैं इसको, और जब इसको बेचेंगे तो भी थोड़ा बहुत तो पैसा आएगा ही ना। हम लोग अगर टाइम पे बेचेंगे, मतलब कुछ टाइम के अंदर अंदर, जैसे 1 साल हो गया तब बेच दिया तो ज्यादा पैसे आएंगे, और लेट बेचा तो उसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएट होते जाएगी। तो वैसे ही एसेट एसेट हम लोग डिटरमाइन करते हैं जिसका हमें अभी भी बेनिफिट हो रहा हो और फ्यूचर में भी बेनिफिट हो रहा हो, उसका मतलब एसेट होता है। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस का एग्जाम्पल देते हो तो लैपटॉप इज एन एसेट जो हम एम्प्लॉयज को यूज करते हैं। इवन इफ एम्प्लॉयज मूव आउट फ्रॉम द कंपनी, एसेट रहता है जो दूसरा एम्प्लॉय यूज करता है। तो फिर जो दूसरा एम्प्लॉय को हम सैलरी दे भी रहे होते हैं, उसको वही सेम एसेट, सेम लैपटॉप देते हैं। तो जो एसेट का वैल्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाता है, तो कभी हमें घाटा नहीं जाता है उस चीज का। पीहू, चैतन्य पूछ रहा है कि अगर एक पर्सन का मल्टीपल बैंक अकाउंट हुआ या कैश अकाउंट हुआ या कुछ भी एक पर्सन का, तो भी वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। क्या है, वापस बोलना जरा। लाइक अगर मेरा 2-3 बैंक है, ठीक है, HDFC है, एक्सिस है, और साथ में मेरा 2-3, मतलब मेरा खुद का ही 2-3 बिजनेस भी हुआ या कुछ भी, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। हाँ, क्योंकि वो एक पर्सनल बॉडी का है ना। अभी तुम भी एक बॉडी हो, एक बोलते हैं ना फिजिकल तो रिप्रेजेंटेटिव, हम अगर देख सकते हैं। अगर सपोज मेरा ही बिजनेस है, लेकिन मेरा डीओ बिजनेस है, मतलब मेरा और मेरे फ्रेंड का बिजनेस है, तो वो पर्सनल में नहीं जाएगा। नहीं, वो भी लेकिन बिजनेस है ना। अभी हमने एक हाँ कंपनी का मीनिंग पढ़ा था ना, कंपनी कैन बी कॉल्ड एज अ बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान भी एक बॉडी होता है, कंपनी भी एक बॉडी होती है। बॉडी किसकी होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी होती है कंपनी, जहाँ पे लोग वगैरह काम करते हैं।
और वो किसको बताता है, मतलब कौन काम कर रहा है, पर्सन्स काम कर रहे हैं ना। तो कैसे बोलूं, सिंपल मीनिंग इतना याद रखना, पर्सनल अकाउंट में क्या जाता है, कोई एक पर्सन जाता है, ठीक है। और अगर बैंक होगा, वो भी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, राइट। राइट। हाँ, तो वो जाएगा पर्सन बैंक, और कोई कंपनी होगी तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगी। तो वो अगर मेरे 2-3 अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा या फिर मल्टीपल अकाउंट में जाएगा? मल्टीपल अकाउंट नहीं, वो अलग हो गया, मल्टीपल अकाउंट नहीं आता है। मैं ना अकाउंट्स के 3 बेसिक इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ, 3 बेसिक इंपॉर्टेंट अकाउंट बता रही हूँ, उसमें मल्टीपल अकाउंट नहीं होता है। वो जो बैंक हो गया ना, वो डायरेक्ट एक पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे हम नहीं क्लासीफाई करते बॉयज और गर्ल्स में, अभी ह्यूमंस है, ह्यूमंस में 2 कैटेगरी है, बॉयज और गर्ल्स, ऐसा। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये स्टूडेंट है और ये ऑफिस में काम करता है, ऐसे नहीं हाँ, मतलब क्लासीफाई कर मेल और सकते। फीमेल एक का जेंडर होता है, मेल और हाँ, फीमेल, ऐसा बोल रही हूँ। एक ह्यूमन को हम 2 पार्ट में ही क्लासीफाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, समझा? हाँ, हाँ, समझा समझ समझा। गए। वैसे ही वो बैंक अकाउंट को हम लोग फिलहाल के लिए अकाउंट्स के 3 जो इम्पोर्टेंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, इसमें क्लासीफाई करेंगे तो वो पर्सनल में जाएगा। और जो तुमने बोला था ना कि 2 लोग मिलके, अगर मैंने और मेरी फ्रेंड ने साथ में खोला, तो वो भी एक रियल नहीं, पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा। वो भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो एक बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम लोग चला रहे हो, वो नहीं चला रहा तुम लोग को, तुम लोग कंपनी चला रहे हो, ठीक है, मतलब वो तुम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंपनी, तो वो भी पर्सनल में जाएगा। अब रियल एसेट मतलब समझ में आ गया? रियल अकाउंट क्या होता है, एक बार बताओ। हाँ, वही बता रही हूँ, एसेट मतलब समझ आया ना? हाँ हाँ हाँ, वो सब। हाँ, और लाइबिलिटी मतलब बर्डन, जैसा कि बोला था मानसी ने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एसेट और लाइबिलिटी ये रियल अकाउंट के अंदर होता है। इसके अंदर जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं ना, सब इसके अंदर ही इसकी मतलब ये रूल एसेट्स और लाइबिलिटीज के से रिलेट करता है, समझा? नहीं। कैसे अरे बताऊं? सुनो पीहू, इन लोग को ना आप जो अकाउंट के एग्जांपल मत दो, डेली लाइफ के एग्जांपल देके समझाओ तो जल्दी समझेंगे, ठीक है? हाँ, रियल अकाउंट का मीनिंग कुछ नहीं है, जैसे पर्सनल का मैंने बोल दिया ना, पर्सन, वैसे रियल का मीनिंग कुछ नहीं है। रियल मतलब अगर हम बोलेंगे तो जो है सामने, रियल मतलब यही हो गया ना, जो कैश सामने है। कैश रियल अकाउंट में आएगा क्या? कैश ये अरे रियल रियल अकाउंट अकाउंट में तो देखो 3 प्रकार के होते हैं, दो डेबिट और क्रेडिट। वो जो आता है वो डेबिट में आता है, जो जाता है वो क्रेडिट में जाता है। यही तो है रियल अकाउंट में, और क्या है? नहीं नहीं, वो तो रियल अकाउंट का हो गया ना। अभी कैसे, अभी मैंने रियल अकाउंट का मतलब बताया, रियल अकाउंट मतलब समझा? नहीं, फिर से हाँ, रिपीट कर दो। इतना समझा कि एसेट्स एंड लायबिलिटी भी रियल अकाउंट में आती है। हाँ, और नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ खर्चे और प्रॉफिट और इनकम, पैसा वैसा, जितने पैसे के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। मतलब फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और क्या इनकम हो रहा है, ये सब। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये जो कैसे पीपीटी आएगा? है, तुम्हारा ये जो कैश पीपीटी कैसे है आएगा रियल अकाउंट का, पीहू, तुम्हारा ये जो पीपीटी है रियल अकाउंट का, उसके बाजू में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये जो है ये लाइबिलिटीज और एसेट के लिए है या फिर ट्रांजैक्शन या प्रॉफिट वगैरह के लिए है, क्या है? बता रही हूँ। पहले इसका मीनिंग समझ आया? किसका? जो मैंने तीनों का मीनिंग बताया, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। 1 मिनट सुनो पीहू, नीचे आ रही है क्यूरी की रियल अकाउंट फिर से बता दो, तो एक बार फिर से समझा दो। रियल अकाउंट, हाँ हाँ, रियल अकाउंट फिर से बता दो। रियल, नॉमिनल, तीनों वापस से बताती हूँ मैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या है, एक पर्सन के रिलेटेड होता है। अगर किसी इंसान का बैंक अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में जाता है, कंपनी वो भी पर्सनल अकाउंट में जाती है। रियल अकाउंट में एसेट और लाइबिलिटी आता है,
रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी के रिलेटेड जो भी रहता है वो जाता है। एसेट मतलब क्या हो गया, जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि कोई मशीनरी हो गई, कोई मशीन हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया। लैंड ले सकते हैं, लैंड अगर हमने अभी इन्वेस्ट करके कोई लैंड खरीदा है, उसको हम फ्यूचर में बेच के उससे भी पैसा हमको मिलेगा बेचने के बाद, या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो किसी को रेंट पे दे सकते हैं हम अपना लैंड, तो वो हमें अच्छा, फ्यूचर में तो बेनिफिट। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। एसेट जो है ना वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये मतलब मैंने ऐसे मतलब समझाने के लिए बोल दिया, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब उसमें समझेगा डीपली। इजी मीनिंग यही है कि फ्यूचर बेनिफिट जब मिलता है किसी एक आइटम से, किसी एक थिंग से, तो उसको हम एसेट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और लायबिलिटी मतलब क्या कि जिससे हमको लॉस होने के चांसेस है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हमने किसी से लोन लिया तो हमें उनको पे करना है फ्यूचर में, राइट। जिनके पास हमारे पैसे, जिनको हमें पैसा देना है, जिनके पास हमने पैसे ओ करके रखे, मतलब उधारी लगा के रखा है, वो लायबिलिटी में जाता है। हाँ, जिनको पे करना होता है, बस इतना याद रखना, लायबिलिटी में पे करने वाले का जाता है, और एसेट में हमको प्रॉफिट मिलता है। ओके। तो मानसी जो पूछ रही थी उसको समझा रियल अकाउंट का मतलब? 2 मिनट, वही मैं पूछ रही हूँ। रियल ओनली एसेट, वो बोल रहे रियल ओनली एसेट रियल अकाउंट में, क्या वो एसेट होता है? रियल एसेट और लायबिलिटी दोनों रियल अकाउंट में जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ एसेट आता है रियल अकाउंट। नहीं, दोनों जाता है, तभी तो ये रूल सेटिस्फाई होगा जो नीचे वाला है। आगे बताती हूँ ना। वहाँ पे तो सिर्फ ऑल एसेट्स लिखा हुआ है जो तुम। नहीं, लायबिलिटी भी जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट में जाता है। नहीं, मैंने बताती जो हूँ पढ़ा था उसके हिसाब से। नहीं, लायबिलिटी पर्सनल जहाँ पे अकाउंट भी में कोई नहीं जाता। जहाँ पे भी कोई पर्सन आता है, इसलिए लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट में जाता है। अच्छा, तुम्हें पता है सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखते हैं। लायबिलिटीज यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर को हमें पे करना होता है। हाँ, राइट, हमें पे करना होता है, पर फिर भी हम उसको क्रेडिटर को हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि वो उसको हमें पे करना है, इसके लिए हम उसको लायबिलिटी में लिख रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं नॉमिनल का आपको मीनिंग बोला था कि बता जो सैलरी क्रेडिटर थे उसको लायबिलिटीज में लिखते हैं, ये बता रहे थे, क्यों लिखते हैं वो बता रहे थे। हाँ, उसको मैं अभी ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ ना, तब बताती हूँ। उसको रियल अकाउंट का मीनिंग समझा? जो भी है वो माइक में बोल सकता है कि समझ में आया नहीं आया। हाँ, मुझे तो समझ, क्योंकि मैं बार बार पीछे नहीं जा सकती ना। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब उसमें एक्सपेंसेस इनकम्स रिकॉर्ड होते हैं। अभी मैं ये रूल का मतलब बताती हूँ, डेबिट क्रेडिट। अभी कोई मेरे को पूछ रहा था कि इसके अंदर लायबिलिटी नहीं जा सकता, अभी बताती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी एसेट्स और लायबिलिटी ऐसी चीज है, या तो वो आती है या तो जाती है। अभी एसेट मैंने जैसे बोला, हमने लैंड खरीदा, ठीक है, वो हमने खरीदा तो वो हमारे पास आई, इसीलिए एसेट को डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इतना समझा? हाँ। पीयू जो भी बताते हो ना उसको एक बार रिपीट कर दिया करो तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एसेट खरीदते हैं तो वो हमारे पास आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स, एसेट आती है हमारे पास, इसके लिए उसको हम डेबिट बैलेंस देते हैं। लायबिलिटी जाती है क्योंकि वो हमें फ्यूचर में पे करना होता है, पेबल होता है, इसके लिए वो क्रेडिट में हो जाती है। ठीक है, इसके लिए हम लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ रूल रियल अकाउंट का? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैं कॉमर्स बैक, मतलब मैंने अकाउंट्स कभी किया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है, मैं इस बैकग्राउंड की नहीं हूँ। तो जैसे कि अगर अपने अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट मतलब वो अपने पास आया है, लाइक मेरे लिए वो इनकम है, राइट? और जब मैं किसी को पे करती हूँ तो मेरे अकाउंट से वो डेबिट होता है, मतलब मेरे अकाउंट से वो गोज आउट होता है
और क्रेडिट होगा तो मेरे अकाउंट से वो कम्स इन होता है, राइट? तो ये अकाउंट्स के रूल में डेबिट में व्हाट कम्स इन और क्रेडिट में व्हाट गोस कैसे? बताती हूँ। अभी तुमने क्या बोला कि तुम्हारे बैंक का राइट, तो एक सेकंड इजी एग्जांपल देती हूँ। अभी तुम समझ लो कि तुमने कोई लैंड खरीदा, राइट? तो तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं और लैंड तुम्हारे पास आ रहा है, राइट? राइट। हाँ, तो लैंड मैंने क्या बोला, लैंड आ जाएगा एसेट। तो अगर वो लैंड एसेट है तो उसको रियल अकाउंट का रूल लगेगा, राइट? हाँ। तो अगर उसको रियल अकाउंट का रूल लगेगा तो मैंने क्या बोला, एसेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो हमारे पास आता है, प्रॉफिट और फ्यूचर में बेनिफिट देता है ना। नहीं, मैं वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब हमारे अकाउंट में बैलेंस आता है, नॉर्मली जब मैसेज आता है तो वो क्रेडिटेड दिखाता है कि मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है, राइट? हाँ हाँ, वही बता रही हूँ, तो ये लैंड का क्लियर, डेबिट बैलेंस क्लियर हो गया। हाँ। अब पैसे गए, खरीदा तो पैसे गए। हाँ। कैश भी एक एसेट है, ठीक है? कैश को हम एसेट में क्लासिफाई करते हैं। कैश गया, वो भी एसेट में आ जाएगा। नहीं, कैश नहीं, बैंक, सॉरी, बैंक ले लो, ओके? एक बार फिर से एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग से। बैंक ले लो, डेबिट वाला बैलेंस। एक बार डेबिट क्रेडिट फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, ठीक है। एक इंसान है, ठीक है, उसने लैंड खरीदने के लिए गया, तो उसने क्या किया, लैंड खरीदा, लैंड उसके पास आया और अपने पास से पैसे दिए, ठीक है? कैश गोज आउट एंड लैंड कम्स इन, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, तो कैश गए तो हम लोग लैंड को किस में, एसेट में डालते हैं। डेबिट में डालेंगे, डेबिट लैंड को। हाँ, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस ना। हाँ एग्जैक्टली। और कैश को किस में डालेंगे? कैश को क्रेडिट में डालेंगे क्योंकि वो गया। हाँ, गया, करेक्ट। लेकिन अगर बैंक होता तो कहाँ डालते हैं? उसको भी क्रेडिट में डालते हैं। बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देके बताओ। हो नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। डेली लाइफ एग्जांपल, एक सेकंड। मैं तो समझा सकता हूँ उसको। ये तुम हाँ, बैंक के जो समझा पर्सपेक्टिव से सकता देख है रहे वो हो क्या? समझा सकता, कोई अभी समझा रहा था तो वो समझा देगा। पीयू आप रुक जाओ। देखो मैं बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मुझे रियल अकाउंट्स पता है और नॉमिनल अकाउंट्स मुझे समझ आ रहा है। पर्सनल अकाउंट्स मुझे इतना क्लियर नहीं है, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ तो उसको इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकूँ। हाँ, ठीक है, अभी ये जो रियल अकाउंट का जो फंडा है उसमें हम लिखा है डेबिट, क्रेडिट और एप्लीकेबल टू, 3 पार्ट है। डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, जो क्लियर लिखा हुआ है। अभी समझ लीजिए मैं एक XYZ कंपनी ओपन करता हूँ, वो कंपनी ओपन करता हूँ तो मैं लैंड को परचेस करता हूँ रियल अकाउंट, तो वो रियल अकाउंट का उसमें रूल लगेगा। तो लैंड इन हुआ, कंपनी को शुरू करने के लिए लैंड चाहिए हमको, तो लैंड को खरीदने के लिए हमको कैश चाहिए, ठीक है ना? तो कैश हमारा जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा, लैंड डेबिट होगा, मतलब लैंड हमारे पास आया, कैश गया। ऐसा ही प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, कोई भी कंपनी को खड़ा करने के लिए, तो वो जाता है और आता है। अभी समझ लीजिए कि हमने कंपनी को बंद कर दिया एग्जांपल, तो हमने सब आइटम बेच दिया, तो सब हो जाएगा क्रेडिट और पैसा हो जाएगा डेबिट, पैसा हमको मिल जाएगा। सही है ना पीहू? हाँ, राइट है। हाँ, अभी ये जो नॉमिनल अकाउंट्स है उसमें होता है सैलरी, वेजेस, परचेजेस, वो सब होता है। मतलब कोई भी कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी करता है तो पैसा जाता है उसके सामने, मतलब उसका एक्सपेंस होता है, और उसके सामने वो आइटम को बेचता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बना था वो बेचता है, तो उसका वो इनकम हुआ,
वो इनकम के ऊपर उसका कुछ प्रॉफिट रहता है, तो इनकम एंटर हुआ और एक्सपेंस एग्जिट हुआ। मतलब क्रेडिट और डेबिट का जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोले अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्रेडिट और डेबिट बोलेंगे हम। अभी समझ हुआ या और डिटेल में एक्सप्लेन करूं? नहीं हो गया। समझ आ गया है, आ गया समझ। इसके बाद नहीं, जिसको नहीं आया मैंने जस्ट ट्राई किया, वो सही है या नहीं मेरे को नहीं हाँ, पता। जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है। इन अकाउंट टर्म्स क्रेडिट एंड डेबिट आर टोटली अपोजिट, ऐसा आया है क्वेश्चन। हाँ हर्ष, थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन करो ना। समझा अभी। हर्ष रिपीट कर लो। हर्ष तो अकाउंट्स के लिए डेबिट क्रेडिट होता है, क्रेडिट डेबिट होता है, राइट, इन अकाउंट्स। एक मिनट, हर्ष माइक ऑन करो आपका। हेलो। प्रैक्टिकली होता है और जब हम लोग लिखते हैं ना हाँ वो अलग होता है, रियल लाइफ में वही अलग। है। हाँ एग्जैक्टली। जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, मेरे को तो ये जो लिखा हुआ है मैं समझने का कोशिश कर रहा था, उसमें मुझे पता है इतना ये समझ जो आया। अकाउंट की जो अभी अपनी वो लगेगी ना फर्स्ट यूनिट की, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट के तो इसमें उतना क्लियर नहीं होगा, इसमें यही बता उतना नहीं है। तो वो जो अकाउंट्स के अपन प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। इसमें सब 11th 12th के पोर्शन है पूरा टोटल। हाँ 11 12 थे, और अपन ने जो मैंने पढ़ाई थी उसमें ट्रायल बैलेंस वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, लगाएंगे इसमें। इसमें सिर्फ अपन को मैनेजमेंट कैसे करते हैं अकाउंट का ये बताना है, तो इसमें सब अकाउंट में चले जाते हैं, पर इसमें इतना है ही नहीं, तो वो अकाउंट में पढ़ेंगे अपन। इसमें सब इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा चैप्टर फाइनेंस का है, थोड़ा सा कॉस्ट हाँ का है, इसमें और लास्ट मतलब में अपन को मैनेजमेंट ये का है। पता एक्चुअली क्या है कि ये थ्योरी है, और जो अभी अपन अकाउंट करेंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें अपन को समझ में आएगा। इसमें अपन को थ्योरी समझना भरे लिखना है, कुछ करना नहीं है। इसमें अपन जैसे बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए फॉर एग्जांपल बना सकते हैं, तो उसमें अच्छा वो होगा, पर अपन को बनाना ना तो भेजी मतलब एमसीक्यू आगे का बता रही है कि हाँ ये समझना तो पड़ेगा बिकॉज मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ मतलब समझना पड़ेगा, पर ये इजी है। पर जब वो क्या बोलते हैं अपन अकाउंट पढ़ेंगे ना अभी फर्स्ट यूनिट, उसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा इसमें उतना नहीं है डीप में, उसमें डीप में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ कंटिन्यू। ये हो गया ना मतलब? हाँ ये हो गया, आगे की जो है आपको बता सकते हो। पर्सनल और नॉमिनल। नॉमिनल हाँ ये तीनों हो गया, गोल्डन रूल्स के आगे का प्रेजेंटेशन कर दिखा दी। हो गया ना, लेकिन सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा ही वगैरह हो गया है क्या? हाँ इसमें आप किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्या डाउट है आप पूछ सकते हैं फाइनल। लास्ट में जाना पीहू, एक मिनट, एकदम लास्ट में जो डिफरेंस वगैरह दिया था कुछ। अरे एक प्रेजेंटेशन की लास्ट में इसमें ऑब्जेक्टिव है ना, वो तो अपन कल करेंगे क्यूज क्या। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एनी टू फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल, और एमसीक्यूज करना है तो कर लेते, क्या दिक्कत है? कर दो करना ना, है क्या? कर दो 15 आधे कर घंटे में लेते पीहू, पढ़ लेते तो अपना बीच हो जाएगा। जो ऐसे इन लोग से पूछते हैं ना, अभी अपन ने पढ़ा है तो अपन क्या बताएंगे। पूछे क्या, मतलब ट्राई तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। हेलो इसको भी पता रहेगा, वो माइक को बोल देगा। इसको थोड़ा तुम रोटेट करो। क्वेश्चन पूछो और जिसको आंसर देना है वो और सबको म्यूट करो, जिसको आंसर देना होगा वो जो रेस हैंड करके करेगा, तो तुम उस हिसाब से ओपन करके पूछ ले।
पीहू म्यूट ऑल कर दो। पीहू हेलो। हाँ म्यूट ऑल करके आप ही पूछो, ठीक है। हाँ कर हेलो म्यूट ऑल करके पूछ लो, जिसका हैंड्स रेज होता है उसको। हाँ बोल सकते हो सारांश। अरे मैं कह रहा था रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करवा दो, बहुत देर की रिकॉर्डिंग हो गई है।